हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी मानिया। इस वीडियो में हम लोग एडुटेरिया का जो खाकी सीरीज है उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को डिस्कस करने वाले हैं। 2 सेट हम लोगों ने ऑल डिस्कस कर लिया है। आप लोग जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं और उसका पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया गया है। टेलीग्राम चैनल का आईडी है स्टडी मानिया 5। जाके आप लोग सर्च कर सकते हैं स्टडी मानिया 5। आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, इसका पीडीएफ और सॉल्यूशन दोनों मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं तीसरा सेट। पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु के रेखीय संयोग में परिवर्तन की दर को उस पर लगने वाले डैश के समानुपाती होती है। तो यह होती है उस पर लगने वाले बल के समानुपाती होती है। यानी न्यूटन के द्वितीय गति के अनुसार जो होता है, किसी वस्तु के रेखीय संयोग परिवर्तन की दर जो होती है उस पर आरोपित बल के बराबर होती है। और न्यूटन की गति का जो द्वितीयक नियम है, इससे हमें बल का व्यंजक प्राप्त होता है। हमारा आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रकाश के संबंध में असत्य कथन है। तो प्रकाश के कथन में संबंध में असत्य कथन देखते हैं। यह विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, यह सही है। और इसका जो है वर्ण विक्षेपण होता है यानी प्रकाश का, यह भी सही है। अगला है, प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम पर जाने पर इसकी आवृत्ति बदलती है। तो याद रखेंगे, इसकी आवृत्ति किसी भी तरह नहीं बदलती है। प्रकाश जो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो इसका जो वेवलेंथ होता है वो बदल सकता है, लेकिन आवृत्ति नहीं बदलती है। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा सी सही हो जाएगा आंसर। जब प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों का एक रूप होता है जो हमारी आंखों द्वारा दिखाई देने वाला होता है, और सूर्य से आने वाला जो प्रकाश होता है वह प्राकृतिक प्रकाश का सबसे प्रमुख उदाहरण है। इसके अलावा कृत्रिम स्रोत होते हैं जैसे बल्ब और ट्यूबलाइट्स भी हमें आवश्यक रोशनी प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन अनुचुंबकीय पदार्थ है? तो इसमें जो हो जाएगा एल्यूमिनियम या अनुचुंबकीय पदार्थ हो जाएगा। अनुचुंबकीय पदार्थ वे होते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में कमजोर रूप से चुंबकीय हो जाते हैं, जैसे एल्यूमिनियम, सोडियम, प्लेटिनम, ऑक्सीजन, ये सभी अनुचुंबकीय है। नेक्स्ट है, जब कोई पिंड मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरता है तो इसकी जो कुल ऊर्जा होती है वह अपरिवर्तित होती है। हमारा आंसर सी हो जाएगा। किसी तंत्र की कुल ऊर्जा सदैव संरक्षित रहती है। जब वस्तु महत्तम ऊंचाई पर होता है तो उसमें केवल स्थितिज ऊर्जा होती है। और ऊर्जा संरक्षण नियम बोलता है कि ऊर्जा का न तो बनाई जा सकती है ना ही नष्ट की जा सकती है। ऊर्जा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक्स किरणों के विषय में कौन सा कथन सही है? तो विद्युत क्षेत्र द्वारा विक्षेपित होती है परंतु चुंबकीय क्षेत्र द्वारा नहीं होती है, यह स्टेटमेंट गलत है। चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विक्षेपित होती है परंतु विद्युत क्षेत्र द्वारा नहीं होती है, यह भी गलत है। चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों के लिए ही विक्षेपित होती है, यह भी स्टेटमेंट गलत है। एक्स किरण जो है यह विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विक्षेपित नहीं होती है। हमारा आंसर जो है डी सही हो जाएगा। और इन पर किसी तरह का कोई आवेश भी नहीं होता है। साथ ही याद रखेंगे, जो एक्स किरण है इसका जो खोज है एक जर्मन वैज्ञानिक है रोएंटजन। तो जर्मन वैज्ञानिक रोएंटजन के द्वारा एक्स किरण का खोज किया गया है। और एक्स किरण रेडियो तरंग और प्रकाश की चाल के ही समान होती है। नेक्स्ट है, चुंबकीय बल रेखाओं के गुणों के संबंध में सही कथनों का चयन कीजिए। देखते हैं, बल की चुंबकीय रेखाएं कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती है, यह स्टेटमेंट सही है। उसके बाद है, वे ध्रुवों की तुलना में भूमध्य रेखा पर यह मिनिमम होती है, यह गलत हो जाएगा। अगला है, चुंबकीय रेखा बल रेखाएं दक्षिणी ध्रुव से प्रारंभ होकर के उत्तरी ध्रुव पर समाप्त हो जाती है,
ये भी गलत हो जाएगा। और बल की चुंबकीय रेखाएं चुंबक की पिंड तक फैली हुई निरंतर वक्र में बंद होती है। यह स्टेटमेंट सही है। तो हमारा जो आंसर है 1 और 4 हो जाएगा। चुंबकीय बल रेखाएं ये जो होती है बल की चुंबकीय रेखाएं यह कभी प्रतिच्छेद नहीं करती है और वे भूमध्य रेखा की तुलना में ध्रुवों पर अधिकतम होती है। नेक्स्ट है नशे में धुत होकर गाड़ी चलाने वालों के लिए श्वास विश्लेषण परीक्षण में उपयोग किया जाने वाला यौगिक है। तो जो नशे में होकर गाड़ी चलाते हैं तो उनका चेक श्वास विश्लेषण परीक्षण द्वारा उनको चेक किया जाता है, जिसमें K2Cr2O7 होता है। हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका नाम होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट। और पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है यह क्रिस्टलीय आयनीकरण ठोस यौगिक है जो बहुत चमकीले लाल नारंगी कलर का होता है। पोटेशियम आयोडाइड एक रासायनिक यौगिक है। ये दवा और आहार अनुपूरक है जिसका सूत्र जो होता है Ki होता है। नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है नमक और बर्फ के मिश्रण से 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे का तापमान प्राप्त होता है। यह बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है नमक बर्फ के हिमांक को बढ़ा देता है। यह स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वह ए हो जाएगा। ए सही है परंतु आर गलत है। बर्फ में अपद्रव्यों को मिलाने पर उसका गलनांक जो होता है घट जाता है और अपद्रव्यों को मिलाने से द्रव का जो क्वथनांक होता है बढ़ जाता है, जबकि गलनांक जो होता है सामान्यतः कम हो जाता है। और 0 डिग्री सेल्सियस पर पिघलती बर्फ में यदि कुछ नमक या सोडा आदि मिलाते हैं तो बर्फ का जो गलनांक होता है यह 0 डिग्री से घट करके -22 डिग्री सेल्सियस तक कम हो जाता है। नेक्स्ट है एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्ध आयु 10 दिन है। इसका अभिप्राय यह है कि पदार्थ की 3/4 भाग का विघटन 20 दिनों में हो जाएगा। हमारा आंसर जो है ऑप्शन सी सही होगा। 10 दिन में पदार्थ अपनी मूल मात्रा का आधा हो जाएगा और शेष आधा भाग विघटित होकर 10 दिन में 1/4 हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो परमाणु अविनाशी है। यह स्टेटमेंट सही है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला सबसे छोटा कण परमाणु होता है। यह भी स्टेटमेंट सही है। अगला है सभी पदार्थों के परमाणु सभी मायनों में समान होते हैं। यह स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, यानी हमारा आंसर सी हो जाएगा। सभी पदार्थ जो होते हैं अत्यंत सूक्ष्म कणों से निर्मित होते हैं जिन्हें परमाणु बोलते हैं, और परमाणु होते हैं यह अविभाज्य और अविनाशी होते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्षार यानी बेस के बारे में विषय में सही है। तो यह कड़वा होता है और नीले लिटमस को लाल कर देता है। यह गलत हो जाएगा क्योंकि यह लाल लिटमस को नीले रंग में बदल देता है। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा बी सही हो जाएगा। जो क्षार होता है कड़वा होता है और लाल लिटमस पेपर को नीले रंग में बदल देता है, और यह जल में विलेय तथा स्वाद में तीखे और कड़वे होते हैं, याद रखेंगे। और अम्ल जो होता है यह स्वाद में खट्टा होता है और नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं अम्ल। नेक्स्ट है इसमें मिलान करना है। जंतु दिया हुआ है और किस संघ से आते हैं उसके बारे में दिया हुआ है। तो एस्कैरिस जो है एस्कैरिस यह सूक्ष्म कृमि संघ यानी निमेटोडा से आते हैं। तो इसका मिलान 3 हो जाएगा। उसके बाद जो मलेरिया परजीवी हैं यह प्रोटोजोआ किसे होते हैं, तो प्रोटोजोआ हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4 हो जाएगा। और घरेलू मक्खी जो होता है यह संधिपात संघ का होता है ऑर्थोपोडा का, तो इसका मिलान 2 हो जाएगा। और गाय जो होता है स्तनपायी वर्ग यानी मैमेलिया से आता है, तो इसका मिलान 1 हो जाएगा। हमारा जो आंसर है ये हो जाएगा। नेक्स्ट है किस कारण से ईथर की थोड़ी सी मात्रा भी हथेली पर ठंडक प्रदान करती है। तो ईथर की थोड़ी सी मात्रा
हथेली को ठंडक प्रदान करती है, यह वाष्पीकरण के कारण होता है। हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। ईथर जो है यह वाष्पशील पदार्थ है और इसकी उच्च अस्थिरता तथा कम क्वथनांक होता है, और जब इन्हें हाथ पे रखते हैं हथेली पे तो हाथ की गर्मी के कारण इनका वाष्पन तेज हो जाता है और जिससे हमें ठंडक महसूस होती है। और ईथर का जो उपयोग है यह निश्चेतक के रूप में किया जाता है, और ईथर का उपयोग जो और चीज में किया जाता है, जैसे इत्र में किया जाता है, इत्र बनाने में, सफाई उत्पाद में और दवा में किया जाता है। नेक्स्ट है, मनुष्य में भोजन के पाचन की प्रतिक्रिया यह मुंह में शुरू होती है और छोटी आंत में पूर्ण होती है। तो हमारा जो आंसर है ए हो जाएगा। मनुष्य में भोजन की जो पाचन की प्रक्रिया है यह मुंह से शुरू होती है और छोटे आंत में पूर्ण हो जाती है। और पाचन की जो क्रिया है यह जटिल क्रिया है। पाचन की संपूर्ण क्रिया यह 5 अवस्थाओं में होती है। पहला जो होता है यह भोजन का अंतर्ग्रहण होता है, दूसरा पाचन होता है, तीसरा अवशोषण होता है, चौथा स्वांगीकरण होता है और पांचवा जो होता है वह मल त्याग होता है। नेक्स्ट है, खाद्य श्रृंखला है। तो खाद्य श्रृंखला होता है एक जीव से दूसरे जीव को खाद्य यानी भोजन का स्थानांतरण। हमारा आंसर सी सही हो जाएगा। खाद्य श्रृंखला में पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न जीवों के मध्य परस्पर भोज्य निर्भरता को प्रदर्शित करते हैं और भोजन के लिए सभी जीव पादपों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर होते हैं। नेक्स्ट है, मार्सिलिया, फर्न तथा हॉर्सटेल निम्नलिखित में से किस पादप समूह के उदाहरण हैं? तो ये हो जाएंगे टेरिडोफाइटा के उदाहरण हो जाएंगे। हमारा आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। और इस वर्ग के पौधे का जो शरीर होता है, शरीर जड़, तना और पत्ती में बटा होता है और इनमें शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक जल तथा अन्य पदार्थों के सम्मोहन के लिए सम्मोहन ऊतक भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा लार यानी सलाइवा का लाभ नहीं है? तो यह निकलने में मदद करती है, यह सलाइवा का लाभ है। अगला है, यह शरीर में आरबीसी की वृद्धि करती है। यह स्टेटमेंट गलत है, यानी हमारा जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। लार जो होती है यह हल्की अम्लीय होती है, जिसका लार का पीएच वैल्यू होता है 6.8 होता है। और लार जो होता है लार ग्रंथियों से निकलती है और एक स्वस्थ व्यक्ति में प्रतिदिन लगभग 600 ml लार बनता है, जिसमें लगभग 99% जल होता है और 1% एंजाइम होता है। लार जो होता है मुंह में पीएच संतुलन बनाने में मदद करता है और लार में विशेष एंजाइम होते हैं जो हमारे भोजन में मौजूद स्टार्च को पचाने में मदद भी करते हैं। नेक्स्ट है, यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं हो सकेगा? अगर माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर देता है तो कोशिका में भोजन का जो ऑक्सीकरण है वो नहीं होगा। हमारा आंसर हो जाएगा डी। माइटोकॉन्ड्रिया यह कोशिकीय श्वसन के लिए जिम्मेदार है और कोशिकीय श्वसन में भोजन के अणु ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होते हैं और इस प्रक्रिया के दौरान भोजन में मौजूद रासायनिक ऊर्जा जो होती है एटीपी में चेंज होती है। साथ ही याद रखेंगे जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसको पावर हाउस भी बोलते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया का जो नाम है यह कार्ल बेंडा के द्वारा 1898 में दिया गया था। नेक्स्ट है, डेसिमल यानी दशमलव से बाइनरी में संख्या का परिवर्तन करने वाली युक्ति है। तो यह एक एनकोडर है। दशमलव संख्याओं को बाइनरी संख्याओं में एनकोड करने के लिए एनकोडर का इस्तेमाल किया जाता है और एनकोडर जो होता है सूचना को एक प्रारूप या कोड से दूसरे प्रारूप में चेंज कर देता है। नेक्स्ट है, थायमीन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो ये हो जाएगा B1 का। साथ ही याद रखेंगे जो विटामिन बी है यह जल में घुलनशील होता है और विटामिन का जो आविष्कार है यह 1912 में फंक के द्वारा किया गया था। और कुछ विटामिन के नाम हमें याद रखने हैं, रासायनिक नाम, जैसे विटामिन ए जो होता है उसको बोलते हैं रेटिनॉल और जो विटामिन B1 होता है
उसको बोलते हैं थाइमीन। और जो B2 होता है, B2 को बोलते हैं राइबोफ्लेविन। B3 को बोलते हैं निकोटिनेमाइड या नियासिन बोलते हैं। B3 को नियासिन याद रख सकते हैं। वैसे ही B5 होता है, B5 को बोलते हैं पेंटोथेनिक एसिड। और जो B6 होता है उसको बोलते हैं पायरिडॉक्सिन। और B7 को बोलते हैं बायोटीन। वहीं B9 जो होता है, B9 को बोलते हैं फॉलिक एसिड। और B12 को बोलते हैं साइनोकोबालामिन। याद रखेंगे, विटामिन ए का नाम जो होता है रेटिनॉल होता है, B2 का राइबोफ्लेविन होता है, B3 का नियासिन होता है, B5 का पेंटोथेनिक एसिड होता है, B6 का पायरिडॉक्सिन होता है, B7 का बायोटीन होता है, B9 का फॉलिक एसिड होता है और B12 जो होता है उसे साइनोकोबालामिन बोलते हैं। नेक्स्ट है, हाँ साथ ही ये भी याद रखेंगे, एक विटामिन ई को बोलते हैं टोकोफेरॉल और जो विटामिन के होता है उसको बोलते हैं फिलोक्विनिन। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? तो विश्व का सबसे बड़ा जो बौद्ध मंदिर है यह इंडोनेशिया में स्थित है। इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर स्थित है बोरोबुदुर का मंदिर। यह विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर है और बौद्ध के अवशेष पर बनाया गया स्मारक को स्तूप कहा जाता है। बोरोबुदुर का मंदिर जो है यह 8वीं से 9वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास बनाया गया था और बौद्ध धर्म के प्रार्थना स्थल को चैत्य भी बोलते हैं। साथ ही याद रखेंगे, कार्ले का चैत्य जो है महाराष्ट्र में, यह भारत में सबसे बड़ा चैत्य है जिसको बोलते हैं कार्ले का चैत्य। नेक्स्ट है, प्यूनिक युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो जो प्यूनिक युद्ध लड़ा गया था यह रोम और कार्थेज के बीच लड़ा गया था। प्यूनिक युद्ध जो है 264 ईसा पूर्व से 146 ईसा पूर्व के मध्य यूरोप के प्रदेशों और भूमध्य सागर के कार्थेज और रोमन सैनिकों के बीच हुआ था। इसमें 3 युद्ध हुए थे। प्रथम युद्ध हुआ था तो कार्थेज के सेनापति सेंटिपस हेलमिनकर और रोमन सेना के बीच हुआ था, जिसमें कार्थेजों की पराजय हुई थी। और दूसरा जो हुआ था इसमें कार्थेज के सेनापति हैनिबल और रोमन सैनिक के बीच हुआ था, इसमें हैनिबल की हार हुई थी। और तीसरा जो युद्ध हुआ था 149 से 146 ईसा पूर्व में, इस युद्ध में कार्थेज की पराजय हुई थी और रोमन की विजय हुई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से राख के साक्ष्य किस पूरा पाषाणिक स्थल से मिला है? तो जो राख के साक्ष्य हैं यह कुरनूल गुफा से प्राप्त हुए हैं। इससे स्पष्ट होता है कि पूरा पाषाणिक आरंभिक लोग आग से परिचित थे और पूरा पाषाण काल के लोगों का सबसे बड़ा आविष्कार अग्नि ही है। वहीं चूल्हा के रूप में आग के साक्ष्य जो है कुरनूल के क्षेत्र में उत्तरपुरा पाषाण गुफाओं से ज्ञात हुआ है। नेक्स्ट है, हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो जो हड़प्पा स्थल है यह रावी नदी के तट पर अवस्थित है। हमारा आंसर डी हो जाएगा। और यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मोंटगोमरी जिला में स्थित है। और हड़प्पा का जो खोज है यह दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में किया गया था, याद रखेंगे। और हड़प्पा जो है सिंधु सभ्यता का प्रथम खोजा गया स्थल है। इसी कारण से सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। साथ ही याद रखेंगे कि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित है और पाकिस्तान के सिंधु प्रांत के लरकाना जिला में अवस्थित है। और इसका जो खोज है मोहनजोदड़ो का, यह राखलदास बनर्जी के द्वारा 1922 में किया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रमुख नदी जो है यह सिंधु ही है। और सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमें जानना है कि सैंधव सभ्यता के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था और यह अनुमानित है कि यहाँ के लोग घोड़े से परिचित नहीं थे, लेकिन सूर्यकुटता में घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और सैंधववासी लिंग मूर्ति पूजक थे किंतु आर्य प्रकृति पूजक नहीं थे। सैंधववासियों के बर्तन मुख्यतः लाल रंग के थे और सैंधववासी पासे का खेल और नृत्य द्वारा अपना मनोरंजन करते थे। गाय की मूर्ति कहीं से प्राप्त नहीं हुई है। नेक्स्ट है, एक वैदिक युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित में से हम सही नहीं है। देखते हैं, युद्ध काल में मवेशियों के लिए युद्ध लड़े जाते थे, यह स्टेटमेंट सही है। अगला है, लड़ाइयाँ जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी, यह भी सही है। और इस काल में
युद्ध के लिए कोई अस्थायी सेना नहीं होती थी। यह भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, युद्ध में जीता गया धन केवल सरदारों और पुरोहितों में बांटा जाता था। यह स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, तो हमारा स्टेटमेंट डी हमारा आंसर हो जाएगा। ऋग्वैदिक काल में जो है, इसमें मवेशियों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक युद्धों की चर्चा है। घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था और ऋग्वैदिक युद्धों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे। लड़ाइयाँ वैसे जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी जहाँ अच्छे चारागाह हो और जहाँ पर जौ जैसी जल्दी तैयार हो जाने वाली फसलों का उपजाया जा सकता हो। और कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग जो है सरदार रख लेते थे तथा कुछ भाग पुरोहितों को दिया जाता था तथा शेष धन जो होता है आम लोगों को बांटा जाता था। कुछ धन यज्ञ के लिए भी प्रयुक्त होता था और यज्ञ की आग में घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की भी आहुति दी जाती थी। और साथ ही याद रखेंगे, ऋग्वेद में इंद्र को सबसे महत्वपूर्ण देवता माना गया है। नेक्स्ट है, मौर्य प्रशासन से जुड़े निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मौर्य शासक आवागमन के महत्वपूर्ण मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने का प्रयास करते थे। यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। मौर्य प्रशासन के छोटे क्षेत्र या प्रांतों पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। यह भी सही है। अगला है, प्रदेशों में रहने वाले जो लोग हैं मौर्य अधिकारियों को नजराना या भेंट दिया करते थे। यह भी सही है। तो हमारा जो स्टेटमेंट डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। कुछ हद तक पाटलिपुत्र जो थी राजधानी, इसे इन क्षेत्रों के राजकुमारों को राज्यपाल के रूप में भेंट कर नियंत्रण रखा जाता था, परंतु इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं और नियमों को ही माना जाता था। मौर्य शासक आवागमन के मार्गों पर नियंत्रण रखने का प्रयास करते थे और यहाँ से उन्हें संसाधन, कर और नजराना भेंट के रूप में प्राप्त होता था। मौर्य काल में मृत्युदंड प्राप्त कैदियों को मृत्युदंड देने से पहले 3 दिन का अवकाश दिया जाता था और मौर्य प्रशासन में समहर्ता नामक जो अधिकारी होता था यह टैक्स को संग्रह करने का निगरानी करता था। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची दे से सुमेलित करना है। इसमें दिया हुआ है, पहला है विशाखदत्त। तो जो विशाखदत्त है ये नाटक से संबंधित हो जाएंगे और दूसरे हैं वराहमिहिर जो खगोल विज्ञान से संबंधित है और जो चरक हैं ये चिकित्सा से संबंधित हो जाएंगे और जो ब्रह्मगुप्त हैं ये गणित से संबंधित हैं। गुप्त काल के 2 प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, आर्यभट्ट और वराहमिहिर, और दोनों ही जो थे ये ज्योतिष और गणितज्ञ थे। और आर्यभट्ट ने स्पष्ट किया था कि पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा करती है, परंतु उनके इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया गया और आज हम जानते हैं कि आर्यभट्ट का सिद्धांत सही था। ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्म सिद्धांत की रचना की तथा सर्वप्रथम यह बताया कि पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। और कनिष्क का जो राजवैद्य आयुर्वेद के विख्यात विद्वान थे चरक, जिन्होंने चरक संहिता की रचना की थी। साथ ही देखेंगे अगला क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत गैरिसन शहर का निर्माण किसके लिए किया जाता था? तो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत गैरिसन जो शहर था यह सैनिकों की टुकड़ियों के रहने के लिए मजबूत किलेबंद शहर होता था। तो हमारा जो आंसर है सी हो जाएगा। गैरिसन शहर किलेबंद बसाव के क्षेत्र होते थे जहां सैनिक रहते थे, और जैसे भारत के छावनी शहर हैं जैसे कैंट, अंबाला छावनी, दानापुर कैंट, यह सभी इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। दिल्ली सल्तनत के महत्वपूर्ण विभाग थे और उनके कार्य थे। जैसे दिल्ली सल्तनत में होते थे दीवान ए वजारत जो वित्त विभाग के प्रमुख थे, दीवान ए अर्ज मतलब सैन्य विभाग, दीवान ए मुस्तखराज मतलब राजस्व विभाग, दीवान ए इंसा मतलब पत्राचार विभाग, दीवान ए रसातल मतलब विदेश विभाग, और दीवान ए खैरात ये दान विभाग है। नेक्स्ट है,
औरंगजेब के किस पुत्र ने उसके विरुद्ध विद्रोह किया जिसमें उसे मराठों और दक्कन की सल्तनत का सहयोग मिला था? यह किया गया था अकबर के द्वारा। औरंगजेब का पुत्र अकबर था जिसने अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था, जिसमें उसको मराठा एवं दक्कन दोनों सल्तनतों से सहायता मिली थी। और यह सबसे बड़ा कारण था कि जिसके बाद औरंगजेब की राजपूतों के विरुद्ध स्थिति काफ़ी कमज़ोर पड़ गई थी। औरंगजेब को आलमगीर यानी विश्व विजेता के नाम से जाना जाता है। और औरंगजेब के समय में इटालवी यात्री आया था जिसका नाम था निकोलो मनुची। याद रखेंगे, जो मनुची था यह औरंगजेब के शासनकाल में ही भारत आया था। अगला क्वेश्चन है 1922 ईस्वी में गांधी जी को सजा सुनाने वाले जज कौन थे? तो 1922 ईस्वी में गांधी जी को जो सजा सुनाने वाले जज थे उनका नाम था जस्टिस CN ब्रूमफील्ड। ऑप्शन ए सही होगा। असहयोग आंदोलन के दौरान हजारों भारतीयों को जेल में डाल दिया गया था और गांधी जी को मार्च 1922 में राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था और उन पर जांच की कार्रवाई की अध्यक्षता करने वाले जज जो थे यह जस्टिन CN ब्रूमफील्ड ने उन्हें सजा सुनाया था। नेक्स्ट है निम्न में से किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? तो खालसा पंथ की स्थापना जो है यह गुरु गोविंद सिंह के द्वारा की गई थी। सिखों के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। इन्होंने सिखों को सैनिकों के रूप में संगठित करना आरंभ किया था और उनको मुगल सेना के विरुद्ध युद्ध करने के लिए तैयार भी किया था। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ का गठन भी किया था और सिखों को 18वीं शताब्दी में खूब सफलता मिली थी। गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म है यह बिहार के पटना साहिब में 1666 ईस्वी में हुआ था। याद रखना है 1666 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। नेक्स्ट है हरिजनों की अक्षमता के लिए ऊंची जातियां जिम्मेदार है, यह कथन किसका है? तो हरिजनों की अक्षमता के लिए ऊंची जातियां जिम्मेदार है, यह कथन HJ खांडेकर का है। HJ खांडेकर जो है यह संविधान सभा के एक सदस्य थे जिन्होंने कहा था हरिजनों की अक्षमता के लिए ऊंची जातियां जिम्मेदार है और हमें हजारों साल तक दबा कर रखा गया है। आप लोगों ने हमें अपनी सेवा में लगाए रखा और हमें इस कदर दबाया कि अब न केवल हमारे मस्तिष्क और शरीर बल्कि हमारे हृदय भी काम नहीं करता और न ही हम आगे बढ़ पाने में सक्षम हैं। वहीं बाबा साहेब अम्बेडकर के द्वारा महत्वपूर्ण कथन कहा गया था शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। याद रखेंगे यह बाबा साहेब का स्टेटमेंट है और उन्होंने यह भी बोला था जीवन लंबा होने के बजाय महान होना चाहिए। नेक्स्ट है राजा राम मोहन राय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यानी गलत स्टेटमेंट को चूज करना है। इन्होंने मूर्ति पूजा तथा धार्मिक अनुष्ठानों का समर्थन किया, यह स्टेटमेंट गलत है, तो हमारा जो आंसर है ए ही हो जाएगा। राजा राम मोहन राय ने मूर्ति पूजा और धार्मिक अनुष्ठानों के समर्थक नहीं बल्कि विरोधी थे और उन्होंने एक सर्वशक्तिमान ईश्वर जो है एकेश्वरवादी पर आधारित विश्व धर्म को अपनी आस्था व्यक्त की थी। राजा राम मोहन राय समाज सुधारकों में अग्रणी थे और उन्हें भारतीय पुनर्जागरण का जनक भी कहा जाता है। उनका जो जन्म हुआ था 1772 ईस्वी में हुआ था बंगाल के एक संपन्न परिवार में। उन्होंने संस्कृत की परंपरागत शिक्षा वाराणसी में और अरबी तथा फारसी की शिक्षा पटना से प्राप्त की थी। बाद में उन्होंने अंग्रेजी, ग्रीक तथा हिब्रू भाषाएं भी सीखी थी। मुगल बादशाह जो अकबर द्वितीय थे, इन्होंने राजा की उपाधि दी थी और 1831 में वे इंग्लैंड गए थे, जहां 1833 में राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई थी। वहीं संवाद कौमुदी जो है यह 1921 में इस पत्रिका का प्रकाशन जो है राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था और राजा राम मोहन राय ने 1815 में आत्मीय सभा तथा 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना भी की थी। याद रखेंगे राजा राम मोहन राय के द्वारा 1815 में आत्मीय सभा और 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से 1920 ईस्वी के नागपुर अधिवेशन में किस आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो 1920 में जो नागपुर अधिवेशन हुआ था उसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था। हमारा आंसर सी हो जाएगा। और इस आंदोलन में अपनाए
गए तरीकों के कारण यह असहयोग आंदोलन कहलाया था। इसमें भारतीयों ने अंग्रेजों द्वारा दी पदवियों को लौटा दिया था और विधान परिषदों का बहिष्कार किया था और हजारों विद्यार्थी और अध्यापक ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिया था। राष्ट्रवादियों ने दिल्ली में जामिया मिलिया और वाराणसी में काशी विद्यापीठ जैसी नई शिक्षण संस्थाएं स्थापित की और लोगों ने अपनी सरकारी नौकरी तक छोड़ दी। और इस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने 1 वर्ष में स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य रखा था और यह आंदोलन जो है 1920 से लेकर के 1922 तक चला था। नेक्स्ट है निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन काकोरी षड्यंत्र केस से जुड़े नहीं थे। तो इसमें से जो भगत सिंह थे यह काकोरी कांड से जुड़े हुए नहीं थे। बाकी राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खां यह सभी काकोरी कांड से संबंधित थे। यह हरदोई से लखनऊ जा रही ट्रेन थी। काकोरी नामक स्थान पर कुछ क्रांतिकारियों के द्वारा लूट लिया गया था और इस घटना के बाद कई क्रांतिकारियों को पकड़ा गया और काकोरी षड्यंत्र 1925 के अंतर्गत उन पर मुकदमा भी चलाया गया था। उसमें जो शामिल थे राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी। इनको मृत्युदंड सुनाकर फांसी दी गई थी। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किन किन जगहों पर समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है बलिया, तामलुक और सतारा सभी जगहों पे समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी। सबसे ज्यादा जो समय तक जो समानांतर सरकार यह सतारा में रही थी। याद रखेंगे, सबसे ज्यादा समय तक समानांतर सरकार जो रही थी यह सतारा में रही थी। नेक्स्ट है माउंटबेटन योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। जो माउंटबेटन योजना है यह देश के विभाजन से संबंधित है। माउंटबेटन ने मार्च 1947 में नए वायसराय बनकर भारत आए और भारत को 2 स्वतंत्र राज्यों हिंदुस्तान और पाकिस्तान में बांटने की योजना माउंटबेटन योजना प्रस्तुत की और 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हो गया। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार थी और वहाँ के जो पीएम थे वह क्लीमेंट एटली थे। याद रखेंगे, आज भारत के आज़ादी के समय ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार थी और पीएम जो थे क्लीमेंट एटली थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो जो लॉर्ड नॉर्थ थे यह 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से संबंधित थे। यानी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जो थे यह लॉर्ड नॉर्थ थे और यह अधिनियम भारत में कंपनी के शासन पर ब्रिटिश संसदीय नियंत्रणों के प्रयासों की शुरुआत थी और इस समय बंगाल के जो गवर्नर थे वॉरेन हेस्टिंग थे। तो ये सही हो जाएगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस ये अस्थायी बंदोबस्त लाए थे, तो ये भी मिलान सही हो जाएगा। 1790 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 10 वर्षीय भू राजस्व व्यवस्था लागू की जिसे 1793 में अस्थायी कर दिया गया था। अगला है विलियम बेंटिक जिन्होंने सती प्रथा का उन्मूलन किया था। ये भी सही है। विलियम बेंटिक के समय में 1829 में राजा राम मोहन राय के प्रयास से सती प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया गया था। और साथ ही याद रखेंगे जो दिया है लॉर्ड कैनिंग भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा, तो यह लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लाया गया था। यह कैनिंग नहीं होगा, हमारा आंसर डी हो जाएगा। 1854 में लॉर्ड डलहौजी के काल में शिक्षा सुधार के लिए वुड डिस्पैच लाया गया था। तो वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। नेक्स्ट है प्रस्तावना में वर्णित संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द से अभिप्राय है। तो इसका अभिप्राय हो जाएगा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का ऐसी व्यवस्था जहां भारतवर्ष किसी भी आंतरिक अथवा बाह्य सत्ता से पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो। हमारा आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा विकल्प मौलिक अधिकारों का सबसे सटीक वर्णन है। ये हो जाएगा संविधान द्वारा प्रदत्त और सुरक्षित समस्त अधिकार। यह मौलिक अधिकारों का सबसे सटीक वर्णन हो जाएगा।
सामान्य कानूनों को संसद कानून बनाकर परिवर्तित कर सकती है, लेकिन जो मौलिक अधिकार है इसमें परिवर्तन के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ता है। भारत में मौलिक अधिकारों में संशोधन करने के लिए संसद सक्षम है, लेकिन संशोधन यदि संविधान के मूल ढांचे को प्रभावित करेगी तो सर्वोच्च न्यायालय संशोधन को खारिज कर सकती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसका संदर्भित संबंध केंद्रीय बजट से है? ये हो जाएगा कटौती प्रस्ताव। पर भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद 112 है उसके अकॉर्डिंग भारत सरकार प्रत्येक वर्ष एक वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करता है, जिसे हम लोग बजट बोलते हैं। और संसद में बजट पेश किए जाने के बाद उस समय सामान्य चर्चा होती है। उसके बाद लोकसभा विभाग अनुसार अनुदान की मांगों पर चर्चा करती है और उन्हें स्वीकृति भी देती है। लेकिन अनुदान की मांगों पर चर्चा के दौरान यदि कोई सदस्य चाहता है कि बजट में किसी विभाग के लिए आवंटित राशि में कटौती की जाए तो वह सदस्य एक नोटिस देकर इस संबंध में प्रस्ताव पेश कर सकता है। इस प्रस्ताव को कटौती प्रस्ताव या कट मोशन कहते हैं। और कटौती प्रस्ताव जो होता है यह संशोधन के रूप में आता है और उसके माध्यम से खर्च में कटौती लाने का उद्देश्य दर्शाया जाता है। कटौती प्रस्ताव जो है विपक्षी दलों द्वारा सरकार के विरोध का केवल संकेत मात्र होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इसमें अनुसूची दिया हुआ है और उसका संबंध दिया हुआ है। जो चौथी अनुसूची है तो राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है और इसके तहत अनुच्छेद 4 और 80 शामिल है। तो ये हमारा सही हो जाएगा चौथी अनुसूची। उसके बाद है छठी अनुसूची। तो जो छठी अनुसूची है इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंधों से संबंधित है। जो यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से दिया हुआ है, तो ये गलत हो जाएगा। अगला है 10वीं अनुसूची। जो 10वीं अनुसूची है यह दल बदल के आधार पर संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों की निर्भरता के बारे में उपबंधों से संबंधित है। तो ये सही हो जाएगा। तो यानी 1 और 3 ये दोनों सही है। वहीं याद रखना है कि जो 10वीं अनुसूची है इसको 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा जोड़ा गया था और इसे दल बदल रोधी कानून भी कहा जाता है। नेक्स्ट है ग्राम सभा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ग्राम सभा एक पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत वयस्कों की सभा है। ग्राम सभा के सदस्य 18 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के व्यक्ति होते हैं और ग्राम सभा का सदस्य बनने की योग्यता वही व्यक्ति रखता है जिसका नाम गांव की मतदाता सूची में होता है। यानी सभी स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। इसमें दिया हुआ है राज्य और राज्यसभा में सदस्यों की संख्या दिया हुआ है, तो मिलाते हैं। गुजरात में जो राज्यसभा के सदस्यों की संख्या है वह 11 है, वहीं कर्नाटक में 12 है और बिहार में राज्यसभा के सदस्य जो हैं वह 16 हैं। साथ ही उड़ीसा में जो राज्यसभा के सदस्य हैं वह 10 हैं और सबसे ज़्यादा जो है यह उत्तर प्रदेश में है। याद रखेंगे उत्तर प्रदेश में टोटल 31 राज्यसभा के सदस्य हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो अंतर्राज्यीय परिषद का जो अध्यक्ष होता है वह प्रधानमंत्री होते हैं। अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान किया गया है और अंतर्राज्यीय परिषद का जो अध्यक्ष होता है वह प्रधानमंत्री होते हैं। साथ ही याद रखेंगे कि जनता दल सरकार ने 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया था और इसका जो गठन है सरकारिया आयोग की सिफारिश को मानते हुए बीपी सिंह के नेतृत्व में किया गया था। नेक्स्ट है भारतीय संसद राज्य सूची के विषय पर किसी विषय पर भी तब कानून बना सकती है जब अनुच्छेद देखते हैं जब अनुच्छेद 249 में उल्लेख है कि संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है और राज्यसभा अपने उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से प्रस्ताव
पारित कर सकता है। यानी अनुच्छेद 356 के अकॉर्डिंग होता है, यह राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत किसी भी राज्य को रखा गया है। तो राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू रहने की व्यवस्था, यानी एक से अधिक हमारा आंसर डी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय समझौतों या विदेशी व्यक्तियों के साथ संधियों के लिए आवश्यक है, और राज्य सूची में वर्तमान में टोटल 61 विषय हैं। तो यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु ये भी हो जाएगा, संबंधित राज्यों के सहमति से भी हो जाएगा, और राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू रहने की व्यवस्था से भी हो जाएगा। तो हमारा आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन राज्यसभा की शक्तियों में सम्मिलित है? तो सामान्य विधेयकों पर विचार कर उन्हें पारित करती है तथा धन विधेयकों में संशोधन प्रस्ताव करती है। उसके बाद है संवैधानिक संशोधनों को पारित करती है और राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव में भागीदारी करती है। तो उपयुक्त में से सभी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी राज्य के मुख्यमंत्री के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो मुख्यमंत्री राज्य सरकार का वास्तविक प्रधान होता है, यह सही है, और मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री के परामर्श पर होती है, यह भी सही है, और मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है, यह भी सही है। यानी गलत स्टेटमेंट हो जाएगा हमारा, मुख्यमंत्री राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है। तो ये मुख्यमंत्री नहीं होता है, राज्यपाल जो होता है यह राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है। नेक्स्ट है, विधानसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका कार्यकाल जो होता है 5 वर्षों का होता है, यह सही है, और आपातकाल की स्थिति में इसकी अवधि 1 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। वहीं राज्यपाल इसके कार्यकाल के समाप्त होने से पूर्व भी इसे विघटित कर सकते हैं। विधानसभा में एंग्लो समुदाय से एक सदस्य को नामित किया जाता है, यह स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि जो संसद और राज्य विधानसभाओं में जो एंग्लो इंडियन समुदाय को 104वें संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा समाप्त कर दिया गया है, तो यह स्टेटमेंट सही नहीं होगा। नेक्स्ट है, बिहार के इन जिलों को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करें। तो सबसे पहले हो जाएगा, उत्तर से दक्षिण की ओर बात करता है तो सबसे पहले सीतामढ़ी हो जाएगा, फिर मुजफ्फरपुर हो जाएगा, फिर उसके बाद पटना हो जाएगा, उसके बाद जहानाबाद, फिर गया। यानी ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। बिहार के जिलों को उत्तर से दक्षिण की ओर सही व्यवस्थित में क्रम करेंगे तो सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, पटना, जहानाबाद और गया हो जाएगा। और बिहार में वर्तमान में 38 जिले हैं, और बिहार का जो 38वां जिला है यह अरवल है। याद रखेंगे, जो सबसे लास्ट में 2001 ईस्वी में बनाया गया था। नेक्स्ट है, इंटाकी नेशनल पार्क कहाँ अवस्थित है? तो जो इंटाकी नेशनल पार्क है यह नागालैंड में स्थित है। साथ ही याद रखेंगे कि सिक्किम में जो है वह है पंगोलक वन्यजीव अभयारण्य और कंचनजंगा वन्यजीव अभयारण्य। वहीं मणिपुर में है, मणिपुर में कैबुल लामजाओ जो एकमात्र तैरता हुआ उद्यान है, और है सिरोही राष्ट्रीय उद्यान, खोंग जयबंगा और एक है चिंग वन्यजीव अभयारण्य। वहीं अरुणाचल प्रदेश में है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान और केन वन्यजीव अभयारण्य। लेकिन त्रिपुरा में है गोमती वन्यजीव अभयारण्य, तृष्णा वन्यजीव अभयारण्य और सिपाही जाला वन्यजीव अभयारण्य। नेक्स्ट है, भारत में वन नीति 1952 ईस्वी का संशोधन कब किया गया? तो भारत में वन नीति जो 1952 में आया था उसका संशोधन किया गया था 1988 ईस्वी में। हमारा आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार वनों को निम्न रूपों में शामिल किया गया था। उसमें शामिल था संरक्षित वन, राष्ट्रीय वन, ग्राम वन और वृक्ष भूमि। नेक्स्ट है,
वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो 11 की जनगणना के अनुसार भारत का न्यूनतम जन घनत्व वाला जो राज्य हो जाएगा वह अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। वहीं सबसे अधिक घनत्व वाले की बात करते हैं राज्यों में, तो बिहार हो जाएगा, जहाँ पे 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। और 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली हो जाएगा, जहाँ पे 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। लेकिन न्यूनतम जनघनत्व की बात करते हैं तो अंडमान निकोबार हो जाएगा, जहाँ पे 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। साथ ही याद रखेंगे कि भारत में प्रथम जो जनगणना हुआ था यह 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में हुआ था, और भारत में जो नियमित जनगणना हुआ था यह 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के काल से हो रहा है। नेक्स्ट है निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 डिग्री चैनल द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? तो यह होता है अंडमान और निकोबार। ऑप्शन ए हो जाएगा। 10 डिग्री जो है यह जल मार्ग अथवा चैनल एक संकीर्ण जलीय भाग है, और यह चैनल भारत के बंगाल की खाड़ी में अवस्थित अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिटिल अंडमान और कार निकोबार द्वीपों को अलग करता है। तो हमारा जो आंसर है अंडमान और निकोबार हो जाएगा। नेक्स्ट है पेनगंगा एवं गोदावरी घाटियों के निम्न भागों में मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती है? तो वहाँ पे कुडप्पा समूह की चट्टानें पाई जाती है। याद रखेंगे पेनगंगा और गोदावरी घाटियों में कुडप्पा समूह की चट्टानें पाई जाती है, और आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिले में पाए जाने के कारण इसका नाम कुडप्पा पड़ा है। कुडप्पा श्रेणी की जो चट्टानें होती है वह औषधि चट्टानें होती है तथा जीवाश्म रहित होती है, और इन चट्टानों में लोहा, मैग्नीज, तांबा, कोबाल्ट, निकल इत्यादि खनिज पाए जाते हैं। नेक्स्ट है विश्व प्रसिद्ध कांगड़ा एवं कुल्लू घाटी स्थित है। तो विश्व प्रसिद्ध कांगड़ा एवं कुल्लू घाटी जो है यह मध्य हिमालय या लघु हिमालय में स्थित है। इसके अंतर्गत और भी आते हैं जैसे मसूरी, नैनीताल, रानीखेत जैसे पर्यटन स्थल जो है यह मध्य हिमालय या लघु हिमालय में स्थित है। वहीं लघु हिमालय या बाह्य हिमालय के बीच में स्थित है लंबोत घाटी है, जिसको हम लोग दून बोलते हैं। नेक्स्ट है पश्चिमी तटीय मैदान के विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो केरल, इसमें कर्नाटक जो हो जाएगा वो उसको मालाबार तट बोलते हैं, महाराष्ट्र को कोंकण तट बोलते हैं, गुजरात को जो है काठियावाड़ तट बोलते हैं, लेकिन जो केरल हो जाएगा इसको ये मालाबार तट के अंदर ही आता है। याद रखेंगे जो केरल है इसको मालाबार तट ही बोलते हैं। जो कोरोमंडल तट है यह तमिलनाडु को बोलते हैं। जो तमिलनाडु है उसको कोरोमंडल तट बोलते हैं, यानी कोरोमंडल तट जो है यह तमिलनाडु से संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में लावा पठार की अधिकतम मोटाई मिलती है। तो भारत में जो लावा पठार की अधिकतम मोटाई है यह महाराष्ट्र में मिलती है। हमारा आंसर डी हो जाएगा। और इस पठार की अधिकतम जो मोटाई है यह 3000 मीटर मुंबई तट के सहारे मिलती है, जहां से पूर्व और दक्षिण दिशाओं में यह मोटाई घटती जाती है। नेक्स्ट है काली, सिंध, शिप्रा, पार्वती और बनास निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो काली, सिंध, शिप्रा, पार्वती और जो बनास है यह चंबल की सहायक नदी है। हमारा आंसर जो है बी हो जाएगा। और चंबल का जो निचला मार्ग है यह 10 मील यानी 16 किलोमीटर की पट्टी से घिरा हुआ है, जो मिट्टी के कटाव के कारण खराब भूमियों की खाइयों की पट्टी है, और यह मिट्टी संरक्षण में एक प्रमुख परियोजना का स्थल भी है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? तो इसमें जो हो जाएगा कुंचिकल जलप्रपात, यह भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जो कर्नाटक के शिमोगा जिले के एक शहर मस्तीकट्टे के पास नीडगोंडू गांव के निकट है,
और इसकी जो ऊंचाई है यह 455 मीटर है। याद रखेंगे, कुंचिकल जो वाटरफॉल है इसकी ऊंचाई 455 मीटर है और यह जलप्रपात जो है वराही नदी पे स्थित है। वहीं जो जोग है, जोग या इसको गरसोब बोलते हैं, यह महात्मा गांधी प्रपात यह कर्नाटक के शिमोगा जिले में यह शरावती नदी पे स्थित है और इसकी जो ऊंचाई है यह 253 मीटर है। वहीं है रकीम कुंड जलप्रपात। तो रकीम कुंड जलप्रपात जो है यह बिहार राज्य के रोहतास पठार का जलप्रपात है और इसकी जो ऊंचाई है 168 मीटर है और यह गाय घाट नदी पर स्थित है। और जो केवती जलप्रपात है, तो केवती जलप्रपात मध्य प्रदेश के रीवा जिले में स्थित है। साथ ही याद रखेंगे, शिव समुद्रम जो जलप्रपात है यह कर्नाटक राज्य में कावेरी नदी पर स्थित है और इस जलप्रपात की जो ऊंचाई है 90 मीटर है। वैसे ही याद रखेंगे, एक है चुलिया जलप्रपात यानी चुलिया वाटरफॉल और यह वाटरफॉल जो है राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में चंबल नदी पर स्थित है और इसकी जो ऊंचाई है 18 मीटर है। वैसे ही है वसुंधरा जलप्रपात। तो जो वसुंधरा जलप्रपात है यह उत्तराखंड राज्य में है, बद्रीनाथ से 8 किलोमीटर की दूरी पर। और एक है गोकक जलप्रपात। गोकक जलप्रपात यह भी कर्नाटक के बेलगाम जिले में स्थित है और यह घटप्रभा नदी पे है और इसकी ऊंचाई 54 मीटर है। वैसे ही एक धुआंधार जलप्रपात है जो मध्य प्रदेश के जबलपुर के निकट नर्मदा नदी पर स्थित है और धुआंधार जलप्रपात की जो ऊंचाई है 10 मीटर है। नेक्स्ट है पृथ्वी की भूपरपट्टी में पाए जाने वाले तत्वों का सही क्रम है। तो पृथ्वी की भूपरपट्टी में सबसे अधिक जो होता है ऑक्सीजन पाया जाता है, फिर सिलिकॉन, फिर एल्यूमिनियम, फिर लोहा, इस तरह से पाए जाते हैं। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, फिर लोहा हो जाएगा, फिर कैल्शियम हो जाएगा, फिर सोडियम हो जाएगा। ऑक्सीजन जो होता है यह पाया जाता है 46.6% पाया जाता है भूपरपट्टी में। उसके बाद सिलिकॉन होता है, तो सिलिकॉन लगभग 27.7% पाया जाता है और एल्यूमिनियम 8.1% और लोहा जो होता है लगभग 5% पाया जाता है। नेक्स्ट है 62 नंबर क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है निम्नलिखित देशों में कौन भूमध्य रेखा पर अवस्थित है। तो देखते हैं भूमध्य रेखा पर, तो इसमें है कोलंबिया और केन्या, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जो कोलंबिया और केन्या है यह भूमध्य रेखा पर स्थित देश है और भूमध्य रेखा पर टोटल 13 देश अवस्थित है। याद रखना है, भूमध्य रेखा पर 13 देश स्थित है जिसमें शामिल है इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, साओ टोम और प्रिंसिपे, गैबोन, कांगो गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबाती। अगला क्वेश्चन है किस प्रकार के ज्वालामुखी उद्गार से दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ है। ये हो जाएगा बेसाल्ट प्रवाह, बेसाल्ट लावा प्रवाह, ऑप्शन बी से हो जाएगा। जो बेसाल्ट लावा प्रवाह होता है यह ज्वालामुखी अत्यधिक लावा को फैलाता है जो लंबी दूरी तक बहता है और दुनिया के कुछ हिस्सों में हजारों वर्ग किलोमीटर में मोटा बेसाल्ट लावा प्रवाह फैला हुआ है। 50 मीटर से अधिक की मोटाई वाले कुछ प्रवाहों के साथ प्रवाहों की एक लंबी श्रृंखला को भी देखने को मिलती है। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया निम्नलिखित खनिजों में से किसका सर्वाधिक उत्पादन करता है। जो ऑस्ट्रेलिया है सबसे अधिक लौह अयस्क का उत्पादन करता है और ऑस्ट्रेलिया का पलिबारा क्षेत्र जो है अपने लौह अयस्क भंडार के लिए प्रसिद्ध है। याद रखेंगे, पलिबारा क्षेत्र ऑस्ट्रेलिया का लोहे के लिए फेमस है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकीय तंत्र में जैव विविधता अधिक पाई जाती है। तो ये हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वर्षावन में जैव विविधता अधिक पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय वर्षावन जो है गर्म एवं नम परिस्थितिकीय तंत्र है जो पृथ्वी के भूमध्य रेखा के आसपास पाया जाता है। और साथ ही याद रखेंगे जो पारिस्थितिकी तंत्र है इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले टेंसले के द्वारा किया गया था। याद रखेंगे पारिस्थितिकी तंत्र के शब्द का जो प्रयोग है यह सबसे पहले टेंसले के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है आयात और निर्यात पर लगने वाला कर है। तो आयात और निर्यात पर लगने वाला कर इसमें से कोई नहीं होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा।
आयात और निर्यात पर लगने वाला जो कर होता है उसको हम लोग सीमा शुल्क बोलते हैं, और यह केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है, और यह एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर होता है। साथ ही याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की राजकोषीय नीति किसके द्वारा प्रतिपादित की जाती है? तो भारत की जो राजकोषीय नीति है यह वित्त आयोग के द्वारा प्रतिपादित की जाती है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। जिस तरह भारतीय रिजर्व बैंक जो है मौद्रिक नीति बनाता है, वैसे ही सरकार वित्त मंत्रालय द्वारा राजकोषीय नीति बनाती है। नेक्स्ट है, नरसिम्हन कमेटी 1 निम्नलिखित में से किन सुधारों से संबंधित है? तो जो नरसिम्हन कमेटी है यह बैंकिंग सुधार से संबंधित है। नरसिम्हन कमेटी 1 जो आया था यह बैंकिंग संरचना सुधार से संबंधित है, और नरसिम्हन समिति 1 का गठन यह 1991 में किया गया था। वहीं नरसिम्हन समिति एक दूसरा आया था द्वितीय, इसका जो गठन है 1998 में किया गया था। साथ ही याद रखेंगे बैंकिंग सुधार से संबंधित समिति है जैसे चक्रवर्ती समिति, नरसिम्हन समिति प्रथम और द्वितीय, गाईपुरिया समिति, वर्मा समिति, दामोदरन समिति, विमल जलान समिति और नचिकेत मोर समिति, ये सभी बैंकिंग सुधार से जुड़ी हुई समितियां हैं। नेक्स्ट है, सेबी का मुख्यालय स्थित है। तो सेबी का जो मुख्यालय है यह मुंबई में स्थित है। सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। 12 अप्रैल 1988 को इसकी स्थापना की गई थी और 30 जनवरी 1992 को इसको वैधानिक दर्जा मिला था। साथ ही याद रखेंगे कि वर्तमान में सेबी के जो अध्यक्ष हैं वह हैं तुहिन कांता पांडे, और सेबी की पहली महिला जो अध्यक्ष हैं वो इनसे पहले ही थी, तुहिन कांता के पहले माधवीपुरी बुच थी। नेक्स्ट है, भारतीय नियोजन के वास्तुकार कौन थे? तो भारतीय नियोजन के जो वास्तुकार थे यह पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। राष्ट्रीय नियोजन समिति की जो स्थापना है यह की गई थी 1938 में। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता किया था। साथ ही याद रखेंगे कि केसी नियोगी की अध्यक्षता वाले सलाहकारी बोर्ड की सिफारिश पर योजना आयोग को स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2025 में कृषि के क्षेत्र में कितना प्रतिशत वृद्धि का अनुमान है? तो ये हो जाएगा 3.8%। हमारा आंसर सी हो जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण जो हुआ है 2024-25 इसके अकॉर्डिंग वित्त वर्ष 2025 में कृषि के क्षेत्र में 3.8% वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। वहीं वर्ष 1964 में बजट को आर्थिक सर्वेक्षण से पहली बार अलग किया गया था, और 1951-52 में बजट और आर्थिक सर्वेक्षण साथ साथ पेश किया गया था। नेक्स्ट है, नए आयकर की दर के अनुसार 24 लाख से अधिक की आय पर कितना टैक्स है? तो नए आयकर की दर के अनुसार 24 लाख से अधिक अगर इनकम होता है तो 30% टैक्स है। हमारा आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा। देखिए अगर 0 से 4 लाख रुपए तक का इनकम रहता है तो टैक्स 0 रहेगा। वहीं अगर 4 से 8 लाख तक इनकम है तो 5% टैक्स लगेगा, और 8 से 12 लाख अगर इनकम है तो 10% टैक्स लगेगा, और 12 से 16 लाख अगर इनकम है तो 15% टैक्स लगेगा, और 16 से 20 लाख अगर इनकम है तो 20% का टैक्स लगेगा। इस तरह से टैक्स दिए हुए हैं। 20 से 24 लाख तक इनकम रहेगा तो 25%, और 24 लाख से अगर ज़्यादा इनकम रहेगा तो 30% टैक्स लगेगा। नेक्स्ट है, बिहार के पहले शुष्क बंदरगाह का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो बिहार का जो पहला शुष्क बंदरगाह है यह बिहटा में इसका स्थापना किया गया है, और इस सुविधा का उद्देश्य वेयर हाउसिंग, सीमा शुल्क सेवाओं और मल्टी मॉडल के जरिए लॉजिस्टिक को बढ़ावा देना है। ड्राई पोर्ट अथवा सूखा बंदरगाह को इनलैंड पोर्ट भी बोलते हैं, और यह एक प्रकार का कार्गो टर्मिनल है जो रोड या रेलवे नेटवर्क के जरिए बंदरगाह से जुड़ा होता है। अगला क्वेश्चन है,
ट्विटर या एक्स की नई सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो एक्स की नई जो सीईओ है इनका नाम है लिंडा याकारिनो। याद रखेंगे, एक्स की नई सीईओ नियुक्त की गई है लिंडा याकारिनो। साथ ही जो हाल ही में नियुक्ति हुई है तो हमें याद रखना है, जैसे हैं एक डेविड लैमी। तो जो डेविड लैमी है यह ब्रिटेन के नए विदेश सचिव हैं। डेविड लैमी ब्रिटेन के नए विदेश सचिव हैं। वही जो मार्क रूटे हैं यह नाटो के महासचिव हैं। और जो लिंडी कैमरून है तो लिंडी कैमरून भारत में ब्रिटेन की पहली महिला उच्चायुक्त है। याद रखना है, लिंडी कैमरून भारत में ब्रिटेन की पहली महिला उच्चायुक्त है। नेक्स्ट है ऑपरेशन कन्विक्शन किससे संबंधित है? जो ऑपरेशन कन्विक्शन है यह यौन उत्पीड़न, धर्म परिवर्तन और गौ हत्या पर रोक से संबंधित है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। 1, 2 और 3 हो जाएगा। साथ ही ऑपरेशन का नाम है हमें याद रखना है, जैसे है ऑपरेशन राइजिंग सन। तो इसका शुरुआत जो है राजस्व खुफिया निदेशालय के द्वारा किया गया 4 राज्यों में सोने की तस्करी सिंडिकेट का उजागर करने के लिए। और ऑपरेशन कामधेनु है यह जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा लाया गया था मवेशी तस्करी की समस्या पर अंकुश लगाने के लिए। वैसे ही है ऑपरेशन अमृत जो औषधि नियंत्रण विभाग केरल के द्वारा लाया गया था। ऑपरेशन करुणा जो है भारत सरकार के द्वारा लाया गया था म्यांमार में चक्रवात मोर्चा से प्रभावित लोगों की मदद के लिए। और ऑपरेशन मर्यादा जो है उत्तराखंड पुलिस के द्वारा केदार धाम यात्रा में पर्यटकों से नशीले पदार्थों का सेवन न करने के अनुरोध के लिए लाया गया था मर्यादा। नेक्स्ट है भारत और ओमान का संयुक्त नौसैनिक अभ्यास नसीम अल बहर का आयोजन कहाँ किया गया है? तो भारत और ओमान का जो संयुक्त नौसैनिक अभ्यास है नसीम अल बहर, इसका आयोजन गोवा में किया गया है। हमारा आंसर ए हो जाएगा। और इसका आयोजन 13 से 18 अक्टूबर 2024 तक किया गया। नेक्स्ट है अशोक हॉल का नाम बदल करके अशोक मंडप कर दिया गया है। हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जैसे नाम बदले गए हैं, पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल करके श्री विजयपुरम रख दिया गया है। दरबार हॉल का नाम बदल करके गणतंत्र मंडपम रखा गया है। अयोध्या रेलवे स्टेशन का जंक्शन का नाम बदल करके अयोध्या धाम जंक्शन कर दिया गया है। वैसे ही झेलम स्टेडियम का नाम जम्मू कश्मीर में जो है उसका बदल करके जनरल बिपिन रावत स्टेडियम कर दिया गया है। और पुराने संसद भवन का नाम संविधान सदन रखा गया है। नेक्स्ट है बिहार की कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो बिहार की 2 महिलाओं को पद्म पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है, जिसमें शामिल हैं स्वर कोकिला के नाम से मशहूर स्वर्गीय शारदा सिन्हा तथा सृजनी कला में निपुण है निर्मला देवी। इन दोनों को दिया गया है। जो शारदा सिन्हा है इनको पद्म विभूषण और निर्मला देवी को पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट है स्वप्निल कुसाले जिन्होंने पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक अपने नाम किया, वे किस राज्य से संबंध रखते हैं? तो जो स्वप्निल कुसाले हैं यह महाराष्ट्र से संबंधित हैं। साथ ही याद रखेंगे जो पेरिस ओलंपिक हुआ था इसका उद्घाटन समारोह में जो ध्वज वाहक थे वह पीवी सिंधु और शरद कमल थे। और समापन समारोह में मनु भाकर और पीआर श्रीजेश थे। वहीं गगन नारंग को भारत का सेफ डी मिशन नियुक्त किया गया था। पेरिस ओलंपिक में पदक विजेता भारतीय खिलाड़ी थे नीरज चोपड़ा जो हरियाणा के हैं। यह पुरुषों की भाला फेंक में रजत पदक जीते थे। मनु भाकर जो हरियाणा की है महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक लाई थी। और स्वप्निल कुसाले जो महाराष्ट्र के हैं ये पुरुषों की 50 मीटर राइफल में 3 पोजीशनिंग के लिए कांस्य पदक लाए थे। और अमन सहरावत जो है कुश्ती से संबंधित है या फ्री स्टाइल 57 किलोग्राम कैटेगरी में यह भी कांस्य पदक ही लाए थे। नेक्स्ट है निजुत मोइना किस राज्य की योजना है? तो जो निजुत मोइना है यह असम की योजना है जो बाल विवाह पर अंकुश लगाना और लड़कियों को मैट्रिकुलेशन स्तर से आगे अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। नेक्स्ट है हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा
वधावन बंदरगाह परियोजना का आधारशिला रखा गया है? इस परियोजना की अवस्थिति किस राज्य में है? तो जो वधावन बंदरगाह परियोजना है यह महाराष्ट्र में स्थित है। हमारा जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। और यह देश का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह होगा। नेक्स्ट है सिप्री द्वारा हाल ही में दुनिया भर में परमाणु हथियारों की स्थिति को लेकर के एक रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट में कुल कितने देशों को परमाणु संपन्न बतलाया गया है? तो इसमें कुल 9 देशों को परमाणु संपन्न बताया गया है, जिसमें यूएसए, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, भारत, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया और इजराइल शामिल है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? देखते हैं। इस योजना से आदिवासी समुदाय के 5 करोड़ लोगों को फायदा होगा जनजाति उन्नत ग्राम अभियान से, सही है। और इसमें 63,000 आदिवासी गांवों को शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है, यह भी स्टेटमेंट सही है। दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट है प्रथम ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित हुए हैं? तो पहला जो ओलंपिक खेल है इसका आयोजन जो हुआ है यूनान में किया गया है। हमारा आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। आधुनिक काल में 1896 में ओलंपिक खेलों का आरंभ हुआ था और इन प्रतियोगिता की जो शुरुआत का श्रेय जो है फ्रांस के एक व्यक्ति है पियरे डी कोबार्टिन, उनको दिया जाता है। 1896 में यूनान के एथेंस शहर में ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया था, जिसमें केवल पुरुष खिलाड़ियों ने भाग लिया था। और 1900 ईस्वी में पहली बार महिलाओं को ओलंपिक खेलों में शामिल किया गया था। वहीं 1924 ईस्वी के पहले तक केवल एक ही प्रकृति के ओलंपिक खेल होते थे, लेकिन 1924 में इन्हें 2 भागों में बांटा गया था, ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन। साथ ही याद रखेंगे जो प्रथम पैरा ओलंपिक खेल हुआ था इसका आयोजन 1960 में रोम, इटली में हुआ था। और आईओसी का जो मुख्यालय है यह लुसाने, स्विट्जरलैंड में स्थित है। और आईओसी के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं उनका नाम है थॉमस बाक, याद रखेंगे। नेक्स्ट है हाँ, साथ ही ये भी याद रखेंगे कि ओलंपिक का जो लोगो है उसमें 5 महाद्वीपों को दर्शाया जाता है, जिसमें 5 ये सर्कल रहते हैं ओलंपिक के लोगो में। तो 5 जो है महाद्वीप है, जिसमें जो यूरोप है उसे नीला कलर से दिखाया जाता है, एशिया को पीला कलर से दिखाया जाता है, अफ्रीका को काला कलर से, ऑस्ट्रेलिया को हरा कलर से और अमेरिका को लाल कलर से दिखाया जाता है। उसका सर्कल एक्चुअली ऐसे होता है। नेक्स्ट है सुब्रतो कप निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो जो सुब्रतो कप है इसका संबंध फुटबॉल से है। हमारा आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा। सुब्रतो कप फुटबॉल टूर्नामेंट एक प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय अंतर स्कूल टूर्नामेंट फुटबॉल टूर्नामेंट है जो सालाना नई दिल्ली में आयोजित किया जाता है। और सुब्रतो कप जो है यह आईएएफ द्वारा युवा मामले और खेल मंत्रालय की मदद से संचालित किया जाता है। साथ ही याद रखेंगे कि भारत का पहला फुटबॉल क्लब जो है यह कलकत्ता एफसी क्लब है। और विश्व का सबसे बड़ा जो फुटबॉल संस्था है वो फीफा है, जिसका मुख्यालय ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में है। और जो फीफा विश्व कप 2026 होगा इसका मेजबानी संयुक्त रूप से 3 देश करेंगे, अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको। फुटबॉल से संबंधित ट्रॉफी है उसका नाम भी याद रखेंगे, जैसे रोवर्स कप, संतोष ट्रॉफी, डुरंड कप, आशुतोष मुखर्जी कप और मर्डेका कप, ये सभी फुटबॉल से संबंधित ट्रॉफियां हैं। नेक्स्ट है जर्मनी की आधिकारिक मुद्रा क्या है? तो जर्मनी की जो आधिकारिक मुद्रा है वह यूरो है। साथ ही याद रखेंगे जो येन है यह जापान की आधिकारिक मुद्रा है, और जो लीरा है यह तुर्की की आधिकारिक मुद्रा है, और उसके बाद जो पेसो है यह फिलीपींस की आधिकारिक मुद्रा है। वैसे ही नेपाल का होता है नेपाली रुपया, और लीरा जो होता है यह तुर्की का हो जाएगा, और मालदीव का होता है मालदीवियन रुपया। नेक्स्ट है वाटरमैन ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किन्हें कहा जाता है? तो ये
राजेंद्र सिंह हैं, जिन्हें वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। साथ ही याद रखेंगे जो सुंदरलाल बहुगुणा है, यह चिपको आंदोलन 1973 के प्रणेता थे और यह एक अहिंसक आंदोलन था जिसमें 1973 में उत्तर प्रदेश के चमोली जिले, जो अब उत्तराखंड में है, वहां से शुरू किया गया था। इसके अलावा चिपको का नारा था पारिस्थितिकी अस्थायी अर्थव्यवस्था है गढ़ने के लिए जाना जाता है। और बचपन बचाओ आंदोलन के जो प्रणेता है यह कैलाश सत्यार्थी थे। याद रखेंगे बचपन बचाओ यह शुरू किया गया था कैलाश सत्यार्थी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है अशोक चक्र पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो अशोक चक्र जो पुरस्कार है इसकी शुरुआत 1952 में की गई थी। अशोक चक्र जो है यह सैनिकों तथा नागरिकों को उनके साहस, पराक्रम या आत्म बलिदान का अत्यंत सराहनीय कार्य के दिखाने के लिए दिया जाता है और अशोक चक्र शांति काल का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। साथ ही याद रखेंगे कि जो स्थापना वर्ष है भारत रत्न का स्थापना वर्ष 1954 में है और यह नागरिकों को प्रदान किया जाता है। जो परमवीर चक्र है यह 1950 में स्थापित हुआ था और ये सेना के लिए दिया जाता है और महावीर चक्र भी 1950 में ही स्थापित हुआ था और यह भी सेना के लिए दिया जाता है। युद्ध काल का जो भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है वह परमवीर चक्र होता है और जो महावीर चक्र है यह भारत में दूसरा सबसे बड़ा सैन्य अलंकरण पुरस्कार है। नेक्स्ट है फाइंड द रॉन्गली स्पेल्ड। तो इसमें ऑप्शन सी जो हो जाएगा गलत हो जाएगा क्योंकि इसका जो स्पेलिंग होता है GAIETY, इसका मतलब होता है आमोद प्रमोद। वैरायटी का मतलब विविधता होता है, एंग्जाइटी मतलब चिंता होता है और सोसाइटी मतलब समाज होता है। नेक्स्ट है तू डाल डाल में बात बात का अर्थ है। इसका मतलब होता है चालाकी का जवाब चालाकी से देना। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सब्यसाची किसका पर्यायवाची शब्द है? तो जो सब्यसाची है यह अर्जुन का पर्यायवाची शब्द है। कृष्ण का जो पर्यायवाची शब्द होता है वासुदेव, सारथी, मुरलीधर, हरि, नंदलाल। और अर्जुन का पर्यायवाची शब्द है धनंजय, पांडुनंदन, पार्थ, कौंतेय, सब्यसाची, कुंतीसुत, वृहनल्ला, कपिध्वज। वैसे ही युधिष्ठिर का पर्यायवाची शब्द होता है कौंतेय, धर्मराज, धर्मपुत्र, अजातशत्रु। और विष्णु का पर्यायवाची शब्द होता है गरुड़ध्वज, जनार्दन, चक्रपाणि, विश्वम्भर, नारायण, दामोदर, केशव, माधव, गोविंद, लक्ष्मीपति इत्यादि। नेक्स्ट है महर्षि का संधि विग्रह है। तो महर्षि का जो संधि विग्रह हो जाएगा महा प्लस ऋषि यानी महर्षि और इसमें गुण संधि का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है फ्रॉम द फॉलोइंग प्रीफिक्स गिवन बिलो बाय एडिंग विच वन इन एबिलिटी अ न्यू वर्ड कैन बी फाउंड। एबिलिटी में क्या ऐड करेंगे कि उसका मतलब चेंज हो जाएगा। तो उसमें इन ऐड करेंगे तो वो इन एबिलिटी यानी अयोग्यता हो जाएगा। तो हमारा आंसर ये हो जाएगा